हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 7b.10 सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पैरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स जो हैं उनको उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स और यू कैन से हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स, एंड सेकेंड टाइप इज़ पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स और स्पैरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, these are the salts which are highly soluble in water, whereas silver chloride, lithium fluoride, barium sulfate etc. are the salts which are sparangially soluble और partially soluble in salts। तो ये जो sparangially soluble salts हैं इनकी solubility इतनी कम होती है वाटर में कि इन्हें कभी कभी हम लोग insoluble substances भी कहते हैं। ठीक है, sparangially soluble salts। इसके बाद हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ कॉमन फैक्टर्स जो हम लोग पहले से जानते हैं उनमें इंक्लूडेड है नेचर ऑफ सॉल्ट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तीन कॉमन फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक के रूल के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सॉल्ट्स जो कंपैरेटिवली मोर पोलर हैं वो ईज़िली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ईज़िली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ऐसे सॉल्ट्स जो कंपैरेटिवली कोवैलेंट है मींस लेस आयनिक हैं वो वाटर में कम डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AgCl। ठीक है, AgCl का जो आयनिक नेचर है वो कंपैरेटिवली लेस होता है देन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, और इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट जहाँ पर हाईली सॉल्युबल है वहीं सिल्वर क्लोराइड जो है वो स्पैरेंजियली सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्ट में हम एक पॉइंट ये ले सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर। जनरली जो सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है। ये जनरल ट्रेंड है। कुछ सॉल्ट्स जो है ना इस जनरल ट्रेंड के साथ एक्सेप्शन भी शो करते हैं, बट जनरली सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज के साथ वाटर में इंक्रीज करता है। फिर आते हैं बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। तो अभी जैसे हमने रूल की बात की लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, तो जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं लाइक आयनिक कंपाउंड्स वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल या बेंजीन उनमें वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट हमारा होता है। तो ये फैक्टर्स जो है ना हम पहले से जानते थे। अभी आज के लिए जो दो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें फर्स्ट इज़ लैटिस एंथैल्पी एंड सेकेंड इज़ सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन में क्या होता है कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड जो है वो रिलेटेड आयंस में ब्रेक हो जाता है, और इस ब्रेकिंग के बाद ये जो आयंस फॉर्म होते हैं इनको वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो चारों ओर से सराउंड कर लेते हैं। तब हम इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं या सॉल्वेटेड आयंस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड आयंस क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है इसलिए हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं, और कोई भी कॉमन सॉल्वेंट अगर है तो हम इन्हें सॉल्वेटेड आयंस कहते हैं। तो इसी सॉल्वेटेड आयंस के फॉर्मेशन की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन में जो एंथैल्पी रिलीज़ होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है सॉल्वेशन में, वो एक्सोथर्मिक चेंज है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। सॉल्वेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है उसको हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी आयनिक सब्सटेंस में आयंस को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी काम करती है या जो एंथैल्पी काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। इस तरह से हम कॉमन टर्म्स में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आयंस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में होल्ड करने के लिए जो एंथैल्पी काम करती है उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं।
ये आपको पता है कि ये थर्मोडायनेमिक टर्म है और इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है और ये एंथैल्पी चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो होता क्या है ओवरऑल कि जिन किसी सब्सटेंसेस का सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ये जो सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा मीन एनर्जी प्रोड्यूस होगा फिर यहाँ पर, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो लैटिस के आयंस को फ्री आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ लैटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है जो इन द फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी बाहर आएगा वो यूज़ होगा आयनिक कंपाउंड्स की ब्रेकिंग के लिए, है ना, और ये आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। तो ऐसे सभी आयनिक कंपाउंड्स जिनका सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगा वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो पर्टिकुलर सॉल्ट उतना ही ईजिली वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। तो आपकी बुक में एक स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है इसी बात को लेकर के। सो एज रिटन हेयर, एज अ जनरल रूल फॉर अ सॉल्ट टू बी एबल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, its solvation enthalpy must be greater than its lattice enthalpy so that the latter may be overcome by the former, ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी को ज़्यादा होना पड़ेगा लैटिस एंथैल्पी से, सॉल्वेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, और तभी कोई पर्टिकुलर सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा या पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद KSP, SP फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड K इज कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर द स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स ओनली, ठीक है, स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स ओनली, है ना। तो according to the statement which is given here, in case of unsaturated solution of a sparingly soluble salt, there exists an equilibrium between the undissolved solid salt and the ions in solution, okay बच्चों। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो होता है ओनली फॉर स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स, और स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सॉल्ट और आयंस के बीच में होती है, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सॉल्ट और आयंस के बीच में होती है। तो इस इक्विलिब्रियम के बेसिस पर जो हम वैल्यू डेराइव करते हैं वो वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। तो होता क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, तो जो KSP का डेफिनेशन यहाँ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, एट अ गिवन टेम्परेचर KSP is equal to the product of the molar concentration of the ions in its saturated solution. Each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced by the dissociation of one molecule of the electrolyte. ओके बच्चों, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का डेफिनेशन।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा दिखाया गया है कि अगर हमने एक स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया, बेरियम सल्फेट, है ना, स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट क्या लिया, बेरियम सल्फेट, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया वाटर में और इसको हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा कि जो ये स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट है इसके अनडिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स और फॉर्म्ड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा एट अ सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है क्या है कि ये जो है ना अनडिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल है और सॉल्ट कैसा है, स्पेरेंजियली सॉल्युबल है। तो अगर हम इन बेरियम सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन जो हमने यहाँ लेते हैं इसको कांस्टेंट मान लें और इसको हम यूनिटी कर लें 1, तो क्या हो जाएगा, ये हम ऊपर ले आते हैं फिर, तो K इंटू BSO4 क्या हो जाएगा, बेरियम इंटू सल्फेट का प्रोडक्ट, बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू KSP and in that condition KSP will be equals to concentration of the barium ion into concentration of the sulfate ion, means तो KSP वैल्यू क्या हो जाएगा, KSP equals to concentration of barium ion into concentration of the sulfate ion। अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो बेरियम सल्फेट का है वो एक बेरियम आयन और एक सल्फेट आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी तरह की पावर्स यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम ये मान लें कि बेरियम के 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे पर मॉलिक्यूल, तो हम इस टर्म में यहाँ पर बेरियम के साथ पावर 2 यूज़ कर लेंगे। और अगर हम मान लें कि सल्फेट के पर मॉलिक्यूल 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे तो हम सल्फेट के यहाँ पर 3 आयंस कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होंगे उनको हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पावर के साथ यूज़ करेंगे विद रिलेटेड आयन। तो ये KSP का वैल्यू हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर लें, तो जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 होगा और ये जो है ना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर फॉर्म करेगा Ca2 प्लस 2F माइनस। ठीक है, अगर हम इन आयंस को कंसंट्रेशन जैसे लेते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो हम कर लें, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, K विल बी इक्वल्स टू concentration of Ca2 plus into concentration of fluoride ion raised to the power 2, the number of ions, divided by concentration of undissolved calcium fluoride, this. Okay, then this CaF2 we will take with K will be equals to Ca2 plus into F minus power 2, and or you can write KSP equals to Ca2 plus into F minus power 2। तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम KSP का वैल्यू डिराइव कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं KSP और आयनिक प्रोडक्ट के डिफरेंस में। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो डेफिनेशन आयनिक प्रोडक्ट की दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आयनिक प्रोडक्ट of an electrolyte in a solution is equal to the product of the molar concentration of the ions, each concentration raised to the power equal to the number of ions produced by the dissociation of one molecule of the electrolyte। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन जब आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
दोनों का डिफिनेशन आपको अबाउट सिमिलर दिख रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? उसके लिए फर्स्ट जो डिफरेंस है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP, वो केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये टर्म हम केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड किसी भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड थिंग, जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम किसी गिवन सॉल्यूशन के लिए डराइव करते हैं उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, उस कंडीशन पर जब अनडिजॉल्व्ड आयनिक कंपाउंड और रिलेटेड आयंस जो हैं वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर होते हैं। जबकि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अलावा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अलावा किसी अन्य सभी कंडीशंस में जो प्रोडक्ट होता है आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का, उसे हम क्या कह रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अलावा अगर हम आयनिक जो सॉल्ट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट उस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है इस पर डिपेंड करता है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है, जबकि KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ जो दोनों टर्म्स को सिमिलर बनाती है उसमें क्या है कि दोनों ही टर्म्स जो हैं आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ दोनों की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सम फैक्ट्स अबाउट KSP गिवन। तो KSP के लिए जो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड का प्रेसिपिटेट निकालना है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए उस आयनिक कंपाउंड का जो KSP वैल्यू है वो आयनिक प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिलेटेड आयनिक कंपाउंड का आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और इसी कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सॉल्यूशन मीडियम में। ठीक है। देन जो थर्ड पॉइंट यहाँ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं KSP के लिए। KSP के लिए यूनिट्स को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयंस होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स लिखेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस प्रेजेंट हैं, तो Ag का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके लिए यूनिट क्या होंगी, मोल पर लीटर, इनटू Cl के लिए क्या होंगी, मोल पर लीटर। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर एंड लीटर -2। ठीक है। अब अगर हम लेड क्लोराइड को ले रहे हैं तो लेड क्लोराइड में जो है ना, लेड का एक आयन पर मॉलिक्यूल और क्लोराइड के 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो जो 2 आयंस हैं क्लोराइड के वो इन द फॉर्म ऑफ पावर यहाँ यूज़ होंगे। तो लेड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इनटू क्लोराइड के लिए मोल पर लीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएंगी, मोल पावर 3 लीटर -3, ये हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। अकॉर्डिंगली हम रिलेटेड KSP के लिए यूनिट्स को निकाल लेंगे आयंस के बेसिस पर। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें दे रखा है कि जो
स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, और इसलिए उनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की। सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी एस एंड के एस पी की हेल्प से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से। तो एग्जाम्पल के लिए अगर AgCl एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें जो ये आयंस प्रेजेंट हैं Ag प्लस एंड Cl माइनस, इनकी सॉल्युबिलिटी को अगर हम लेट करते हैं Ag के लिए S और Cl के लिए भी S, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि KSP क्या होगा, KSP विल बी इक्वल्स टू Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करेगा इनकी सॉल्युबिलिटी पर, तो KSP विल बी इक्वल्स टू S इंटू एस विल बी इक्वल्स टू S स्क्वायर, और S क्या हो जाएगा, फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ठीक है, तो इस तरह से हम KSP वैल्यू पता होने पर हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, उनकी भी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो एक एल्युमिनियम आयन और 3 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम आयन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S, और क्योंकि हाइड्रोक्साइड 3 आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्युबिलिटी हो जाएगा वो 3S हो जाएगा, 3OH माइनस फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल, सो सॉल्युबिलिटी विल बी 3S। तो एल्युमिनियम की S OH माइनस के लिए 3S, और जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ इन टर्म्स में रखेंगे, ठीक है, तो एल्युमिनियम के लिए S रखेंगे और OH के लिए 3S टू द पावर 3, ये कर दिया, तो क्या हो जाएगा टोटल, ये जो है वैल्यू ये 27 आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको और ब्रेक करके लिखें तो ये हो जाएगा S इंटू 27S क्यूब। ठीक है बच्चों, तो S और S क्यूब, S की पावर 4 हो जाएगा 27, तो KSP विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और यू कैन कन्वर्ट दिस रिलेशन इन दिस फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट है उसकी हम सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कैल्शियम के 3 आयंस है, फॉस्फेट के 2 आयंस हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा कैल्शियम आयन का कितना हो जाएगा, 3S एंड फॉस्फेट आयन का कितना हो जाएगा, 2S। ठीक है बच्चों, तो हम KSP जब लिखेंगे तो KSP क्या हो जाएगा, 3S टू द पावर 3 इंटू 2S टू द पावर 2, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27S क्यूब एंड इंटू 4S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 108S टू द पावर 5, तो KSP का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, S का वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन के बेसिस पर, इसको फर्दर इजी करेंगे, S का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ से, तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे यूज़ क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का। तो इन दोनों टर्म्स का हम यूज़ करते हैं, हेल्प लेते हैं टू प्रेडिक्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, और ये प्रेडिक्शन जो है ना हमें हेल्प करता है बेसिक रेडिकल्स की एनालिसिस के लिए। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है,
यूज ऑफ NH4Cl इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 3। तो क्या होता है बच्चों कि ग्रुप 3 के जो रेडिकल्स हैं, कौन से 3 रेडिकल्स हैं ग्रुप 3 में? दिस 3 रेडिकल्स आर फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये जो रेडिकल्स हैं ये इनका प्रेसिपिटेट हम थर्ड ग्रुप में बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो रिएजेंट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जो थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स हैं वो उनका PPT बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएशन पर OH माइनस आयन देता है। ठीक, अब क्या होता है, जो थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स हैं ये इनका KSP वैल्यू जो है वो लो होता है। ठीक, KSP वैल्यू कैसा होता है? लो होता है। तो जितने OH माइनस आयन्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जितने OH माइनस आयन यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम उन सभी OH आयन्स को मीडियम में प्रेजेंट रहने देंगे तो जो थर्ड ग्रुप से आगे के ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं वो भी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग हो जाएंगे। उनका भी प्रेसिपिटेट यहाँ बन जाएगा, जो हमारी जो एनालिसिस है उसमें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम वो नहीं चाहते। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? केवल थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या करना होता है, हम इन OH आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे और उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? NH4Cl को ऐड करते हैं। NH4Cl जो है वो कॉमन आयन NH4 प्लस प्रोड्यूस करता है और इन कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है ये ली चैटेलियस प्रिंसिपल की बेसिस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो इससे मीडियम में OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। तो जब ये कम हो जाता है तो होता क्या है, उस कंडीशन में थर्ड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं इनके हाइड्रोक्साइड का जो KSP है वो जो है आयनिक प्रोडक्ट से कम हो जाता है। कौन से आयनिक प्रोडक्ट से? मेटल हाइड्रोक्साइड आयनिक प्रोडक्ट से, यानी कि MOH होल थ्राइस, ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा इससे इन कंपाउंड्स का जो KSP वैल्यू है वो कम हो जाता है और केवल थर्ड ग्रुप के आयंस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड यहाँ सेपरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जो अमोनियम क्लोराइड को यहाँ मिलाया, अमोनियम क्लोराइड क्या कर रहा है? सप्रेस करता है हाइड्रोक्साइड आयन के प्रोडक्शन को, और उस कंडीशन में भी यहाँ इतने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं कि उन हाइड्रोक्साइड और इन रिलेटेड आयंस का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो KSP वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन कंपाउंड की KSP वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है और इसी कारण ये जो आयंस हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड ऑफ ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 का जो रिएजेंट है वो सल्फाइड होता है। ठीक है, सल्फाइड की प्रेजेंस में ग्रुप 4 के रिएजेंट्स बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक सल्फाइड PPT। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो सल्फाइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो इतने कम होते हैं कि हम इन मेटेलिक सल्फाइड को इन द फॉर्म ऑफ PPT नहीं निकाल पाते हैं। मीन्स क्या कंडीशन है यहाँ पर कि ये इतने कम होते हैं कि KSP वैल्यू जो है वो आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, और प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो KSP से ज़्यादा होना चाहिए।
तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ इतने सल्फाइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं कि जो रिलेटेड मेटेलिक सल्फाइड है उनका KSP वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो ये प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है वो मीडियम में प्रेजेंट H+ आयन के साथ मिल करके वाटर फॉर्म करते हैं, जिससे मीडियम से ये H+ आयन रिमूव हो जाते हैं और इनके रिमूवल से ली चिटेलियस प्रिंसिपल के बेसिस पर ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाता है, जिससे सल्फाइड आयंस का सफिशिएंट अमाउंट मीडियम में आ जाता है और उस कंडीशन में इन मेटेलिक सल्फाइड का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP वैल्यू से बढ़ जाता है और तब ये मेटेलिक सल्फाइड PPT फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट या KSP वैल्यू को एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, और इसकी हेल्प से हम बेसिक रेडिकल्स का जो PPT होता है, रिलेटेड बेसिक रेडिकल्स का PPT जो पर्टिकुलर ग्रुप में है उसको हम सेपरेट कर पाते हैं एंड देन उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का एंड आपके सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक था। अब आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आपको करने हैं वो KSP के न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ KSP pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन के जो pH के न्यूमेरिकल हैं वो आपको करने हैं, और इसके अलावा आपको Kc और Kp का रिलेशन जो है उसका जो डेरिवेशन है वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी आप देखिएगा। तो उन डेरिवेशंस को करना है आपको, प्लस pH वैल्यू पर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एसिड्स और बेसिस एंड मिक्सचर्स के जो pH वैल्यू है उन पर जो बेस न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सिलेबस में है। तो ये जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हैं केवल इन्हीं को आपको सॉल्व करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।